21 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। 21 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो को आप देखने के बाद आपका कुल 20 अंक पूरा होने वाला है। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चंद्रा जी मैथ्स वाला। मैं हूं गुलाब सर और आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th गणित बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए 21 फरवरी को आने वाले सस्पेक्टेड प्रश्न, यानी कि हम उन्हीं प्रश्नों को लिए जो टीचरों के शक के दायरे में आते हैं, यानी कि वह प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में कई सालों से पूछे जा रहे हैं। ओके, तो देखिए सस्पेक्टेड प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आगे थोड़ा देखिए बच्चों, इसमें इस वीडियो से आपको 20 अंक पक्का करेंगे, कुछ भी हो जाए एकदम से, एकदम कसम खाली है कि आपको 20 अंक पक्का करा करेंगे इस वीडियो देख लेके। तो यानी कि अगर आपका 70 नंबर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इसमें से आपको 20 अंक दिला कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, और ध्यान दीजिए जितने भी प्रश्न आपके हैं ना वो सभी क्या हैं, संभावित प्रश्न हैं, यानी कि 20 आपके संभावित प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं। और ये जो प्रश्न है ना वो क्या है, तो बोर्ड एग्जाम में, यानी कि बोर्ड एग्जाम में लगातार आने वाले प्रश्न हैं, एक दो बार नहीं, हर साल आते रहते हैं ये प्रश्न आपके, रिपीटेशन प्रश्न है बच्चों। मैं ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका बाबू, हम आपको बता दे रहे हैं ना कि ये प्रश्न ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर ये 20 बहुविकल्पी जो प्रश्न है ना, MCQ जिसे कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ना, वो आपको बोर्ड एग्जाम में आप देखते ही आप लोग उसका आंसर मार देंगे, ऐसे ट्रिक के साथ लेकर आए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका शुरू करते हैं इस वीडियो के एक खूबसूरत प्रश्न से। तो इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बहादुरों। देखिए फर्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है यहाँ पर आपका, यदि cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉमा, जो थीटा का जो मान है वो क्या है, 0 अंश से बड़ा है और बराबर है, और थीटा का मान 90 अंश से छोटा है, तो कोण यानी कि थीटा बराबर है। ऑप्शन ए दिया है 0 अंश, ऑप्शन बी 30 अंश, ऑप्शन सी 45 अंश, ऑप्शन डी आपका 60 अंश। इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है, तो आपको नहीं कन्फर्म है, ठीक है मैं बता देता हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पर दिया आपका कितना, cos थीटा तो इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पर देखिए सोल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बच्चों cos थीटा इक्वल टू कितना आपका साइन थीटा। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, साइन थीटा को नीचे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos थीटा, ठीक है, बटे में यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो इसको 1 मान लेते हैं। ओके, देखिए तो cos थीटा बटा में साइन थीटा, ये हो जाता है बहादुरों आपका cot थीटा। ठीक है, cot थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए ये देखेंगे ये जो 1 है ना, एक cot थीटा किसका मान है, तो देखिए ये जो 1 है ना वो cot 45 अंश का मान लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, cot थीटा इक्वल टू cot 45 अंश। यहाँ से cot से cot कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना मिलेगा थीटा का मान आपको बहादुरों, तो ये मिलेगा आपको 45 अंश। ठीक है, यानी कि थीटा का मान कितना आपका आएगा, तो थीटा का मान आपका सही ऑप्शन है सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 45 अंश आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब सेकेंड प्रश्न को। तो देखिए सेकेंड प्रश्न आपका यहाँ पर कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए बच्चों ऑप्शन ए दिया आपका है 2 मात्रक, ऑप्शन बी पाई मात्रक, ऑप्शन सी आपका 4 मात्रक, ऑप्शन डी 7 मात्रक। तो बाबू कुछ नहीं, प्रश्न में है आपका दम, बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, समान है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त का परिमाप होता है, देखिए बच्चों क्या होता है, वृत्त का परिमाप और क्या है, तो देखिए और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, निकाल लेते हैं त्रिज्या बहुत आसानी से। देखिए वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका 2 पाई कितना आपका r, ओके, इक्वल टू, आगे देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, तो ये होता है आपका पाई r स्क्वायर। अगर हम देखिए यहाँ से ध्यान से, देखिए पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पर आपका आर स्क्वायर है, 2 आर है, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा आपका 2 इक्वल टू, यहाँ पर एक आर आपका बच जाएगा। यानी कि हम बात करें त्रिज्या की, त्रिज्या कितना आ गया बहादुरों, तो ये आपका आ गया 2 मात्रक। हम कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है बाबू, तो वो 2 है आपका, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए आपका जो तीसरा प्रश्न कह रहा है यहाँ पर आपका,
यदि 26,156 का लसा 156 है तो मसा का मान होगा। कितना आसान आपका है। ऑप्शन ए दिया है आपका 156, ऑप्शन बी दिया है आपका 26, ऑप्शन सी दिया है 13, ऑप्शन डी दिया आपका है 6। इनमें से कौन सा करेक्ट है, चलो देख लेते हैं हम लोग। आइए देखिए यहाँ पर 226 और 156 का लसा कितना है, 156 है। ये प्रश्न बहुत आसान है आपका, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हम बात करें तो पहली संख्या आपको कितना दिया है, तो ये दे दिया आपका है 26, कॉमा कर लीजिए। और बात करें दूसरी संख्या की तो ये कितना दिया है आपका, तो ये दिया है आपका 156। और इन दोनों संख्याओं का यानी कि 26 और 156 का लसा कितना दिया है, तो ये दे दिया मेरे बहादुरों लसा। इसका लसा कितना दिया है, तो ये दे दिया है आपका 156। आपसे पूछ कर रहा है बाबू, तो आपसे पूछ रहा है मसा बताइए, यानी कि आपसे यहाँ पर मसा पूछ रहा है। मसा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला एक है, फॉर्मूला कौन सा जानते हैं बहादुरों, तो जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लसा गुना मसा। इसी फॉर्मूले पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं, रख लेते हैं वैल्यू को। देखिए फर्स्ट संख्या कितनी दिया आपका है, फर्स्ट संख्या आपका दिया है 26, सेकेंड संख्या कितना दिया है, तो सेकेंड संख्या दिया आपका है 156 इक्वल टू लसा। देखिए लसा कितना दिया है, तो लसा दिया है 156 गुना मसा। मसा आपसे तो पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए 156 गुना में भाग में चला आएगा, यानी कि 26 गुना 156, 156 गुना में था, ये आ गया आपका भाग में, ठीक है। इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका मसा। अगर हम 156 से 156 काट देंगे तो सिर्फ कितना बचेगा आपका, तो ये बचेगा आपका 26, ठीक है। अगर हम मसा की बात करें तो मसा कितना आएगा बाबू, तो मसा आपका आएगा 26, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कितने आसान प्रश्न आपका है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल हैं। तो चलिए ऑप्शन ए दिया है वास्तविक और बराबर, ऑप्शन बी दिया है वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन सी दिया है वास्तविक नहीं, ऑप्शन डी दिया है वास्तविक। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। देखिए हम जानते हैं बाबू फार्मूला विविक्तर का। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो 2x² - 4x + 1 = 0 दिया है, ठीक है। हम तो यहाँ पर देखेंगे बाबू कि a का मान कितना है, तो 2 है, b का मान कितना है, तो यहाँ पर -4 है। अगर c की बात करें तो c कितना है, 1 है, ठीक है। चलिए तो हम जानते हैं विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है d = b² - 4ac, ठीक है। अब देखिए d = निकाल लीजिए बहादुरों, d b का मान कितना दिया है -4, तो -4 रख लेंगे, -4 का होल वर्ग -4 का 4 रख लीजिए, इंटू a का मान कितना, a का मान दिया है 2 का 2 का रख लीजिए गुना में, इंटू c दिया आपका 1 रख लीजिए गुना में। इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो d = अगर हम देखेंगे 4 का वर्ग करेंगे माइनस में ना, किसी संख्या का वर्ग करते हैं चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आती है। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना आएगा 4 दूना के 8, यानी कितना आपका आ जाएगा -8। 100 गुना करेंगे तो ही मिलेगा आपको। तो चलिए डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान यहाँ पर आपको मिल गया 8, ठीक है। तो हम जानते हैं बाबू यहाँ पर कि देखिए जब डी का मान क्या हो, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है, ठीक है, जब डी का मान क्या है 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है बराबर और अलग अलग मूल होते हैं, ठीक है। जब आपका डी का मान 0 के बराबर होता है तो क्या होते हैं, जो मूल होते हैं ना बहादुरों, वो कैसे होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं। लेकिन जब डी का मान क्या हो 0 से छोटा हो, ठीक है, डी का मान क्या हो 0 से छोटा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी मूल नहीं होता है, ठीक है, जिसको हम लोग काल्पनिक मूल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर डी का मान कैसा आया है, डी का मान यहाँ पर 8 आया है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो डी का मान आया है ना वो 0 से क्या है बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि डी यहाँ का मान जब 0 से बड़ा आ गया ना, तो इसके मूल कैसे होंगे, तो बराबर और अलग अलग मूल होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखो दिया आपका है कि वास्तविक और भिन्न मूल, यानी कि वास्तविक और अलग अलग मूल। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है आपका है, लेकिन ये कब करेक्ट होगा, जब यह दिया रहेगा और आपका वास्तविक बराबर मूल वास्तविक नहीं, जब ये वास्तविक आपका सिंपल से यहाँ पर दिया है वास्तविक, जब ये आपको न दिया है बाबू तब इसको मार दीजिएगा। लेकिन जब आपको वास्तविक केवल दे देना तो वास्तविक वालों को ही मारिएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक और भिन्न ये सही है, लेकिन इस कंडीशन में सही नहीं है। क्यों, क्योंकि वास्तविक दिया है तो वास्तविक ज़्यादा हम लोग ज़्यादा इसको देंगे हम लोग
वाली था। ठीक है, चलिए यानी डी इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर ना कि त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। तो देखिए प्रश्न बहुत ही आसान आपका है। यहाँ पर कह रहा है आपका, देखिए ऑप्शन ए दिया है थीटा बटा के 180 डिग्री इंटू 2 पाई आर, बी दिया है थीटा बटा के 180 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया है थीटा बटा के 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ऑप्शन डी दिया है थीटा बटा के 720 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो बता दो बाबू इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही। हम आपका वेट कर रहे हैं आंसर का, जल्दी से आप बताइए कौन सही होगा आपका। चलिए हम बता देते हैं यहाँ पर, जल्दी से देखिए। हम देखिए बाबू यहाँ पर एक दिया आपका, कौन सा आपका एक वृत्त हो गया। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है आपका एंगल होता है। ठीक है, यहाँ से मिला दीजिए तो ये क्या बन गया आपका। तो बाबू हम कह सकते हैं कि त्रिज्यखंड बना। यहाँ पर कोण ले लीजिए, कोण कितना होगा आपका थीटा। ठीक है, तो देखिए बाबू यहाँ पर ये जो एरिया है ना बाबू, ये वाला एरिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कह देंगे बच्चों की संगत चाप है। ये क्या है, संगत चाप है। ठीक है, ये त्रिज्यखंड का क्या है बाबू, तो ये चाप है। इसी तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर एक केंद्र है ना। ठीक है, इसको मिला दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये आपका केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र हो गया, यहाँ पर बन गया आपका थीटा, और यहाँ से मिला दीजिए इस पॉइंट को, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, तो वृत्तखंड हो गया। तो बाबू ये भी वृत्तखंड का, ये भी क्या है आपका चाप है। ठीक है, तो बाबू दोनों की क्या चाप है आपके, चाहे त्रिज्यखंड हो चाहे वृत्तखंड हो। यानी कि किसी का भी चाप की अगर आपसे क्या पूछे, आपसे लंबाई पूछे, तो उसके लिए पता है बाबू कौन सा आंसर होता है आपका। तो उसके लिए बाबू आंसर होता है आपका है थीटा बटा के 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यानी कि चाहे त्रिज्यखंड का आपका चाप की लंबाई पूछे, चाहे वृत्तखंड की चाप की लंबाई पूछे, दोनों के लिए ऑप्शन आपका दोनों के लिए होता है थीटा बटा के 360 इंटू 2 पाई आर। तो इसमें से बाबू कौन सा आंसर होगा आपका, तो वो होगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि थीटा बटा के 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। बहुत ही आसान प्रश्न आपका है, जल्दी से लगा लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या कह रहा है 6वां वाला आपका, देखिए यहाँ पर आपको दिया है दो आपके त्रिभुज। ठीक है, दो त्रिभुज आपको दिया है, और देखिए दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है। हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी, इसे मान लीजिए पी क्यू आर। ठीक है, दो त्रिभुज होंगे आपके। ठीक है, इसकी भुजा का अनुपात है। इस भुजा को कितना दिया है, तो ये दिया है 9, इस भुजा को कितना दिया है, तो ये दिया आपका है 16। तो इन दो भुजाओं का अनुपात दिया आपसे, पूछ कर रहा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यानी कि इन त्रिभुजों का जो होता है क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, इन क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है बाबू। प्रश्न बहुत ही आसान आपका है। ठीक है, देखिए आपसे थोड़ा देख लीजिए, ए वाला आपका 9:16 होगा, कि बी वाला 3:4 होगा, कि सी 256:81 होगा, कि डी ऑप्शन 81:256। इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो हम बता देते हैं बाबू। यहाँ पर देखिए हम इसको सोल्व कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं कि देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, ABC का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूरे बटे में कितना, एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, तो PQR कितना हो जाएगा बाबू। देखिए तो इस भुजाओं का क्या होता है, अनुपात का स्क्वायर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं AB, क्या लिखेंगे बाबू, AB बटा में PQ, AB बटा में PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है आपका, तो दिया है ना भुजा का अनुपात दिया है कितना, AB कितना दिया आपका है, 9 दिया है। हम यहाँ पर रख लेंगे 9, PQ कितना दिया है, 16 दिया है। यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 16। जब बाबू इसका हम लोग देखिए होल वर्ग लगा लीजिए। अब देखिए अगर 9 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 81 आ जाएगा। 16 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 200 आपका 56 आ जाएगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू, तो इसको हम लिख सकते हैं 81 रेशियो कितना, 256। यानी कि हम लोग के जो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात आया ना बाबू, वो कितना आया, 81:256 आएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका, देखिए 81:256, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप समझ पाए अच्छी तरह से, गुड, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्नों को अब। तो हम लोग का अगला जो प्रश्न आपका 7वां, ये कह रहा है यदि कोसेक A इक्वल टू सेक A कॉमा, देखिए यहाँ पर जो दिया ना, जो यहाँ पर A का मान क्या है, 0 अंश से बड़ा है बराबर है, और A का मान 90 अंश से छोटा है 90 के बराबर है, तो कोण A का बराबर है। यानी कि सेम प्रश्न आपका, देखे बाबू यहाँ पर जो पहला प्रश्न था आपका ना, एकदम सेम प्रश्न ऐसा ही आपको मिला है। आपको कौन सा मिला आपका है, 7वां प्रश्न आपका। ठीक है, ध्यान से दीजिए। ऑप्शन आपका इसमें से दिया है A 120 डिग्री होगा, ऑप्शन 20 दिया है
बी 60 अंश होगा, ऑप्शन सी दिया है 45 अंश होगा, ऑप्शन डी कितना दिया है 30 अंश होगा। इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ दिया प्रश्न हम लोग का, प्रश्न 7वां देखिए कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है कोसेक ए इक्वल टू कितना आपका सेक ए, ये इसके बराबर दिया है। ठीक है, यहाँ इन दोनों से हम लोग को ए का मान फाइंड करना है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। देखिए हम लोग पहले कोसेक को ना पहले चेंज करेंगे साइन के रूप में, तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/के साइन ए इक्वल टू सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/के कॉस ए। ठीक है, इसमें आप चेंज कर लीजिए बाबू। ठीक है, चेंज कर लिए। ओके, यहाँ पर देखिए कोसेक को ना कोस को आप गुणा कर लीजिए 1 में। ठीक है, चलिए गुणा कर लीजिए 1 में जल्दी से। तो कोस का ए में गुणा होगा 1 में, तो हो जाएगा कोस ए। 1 में गुणा किए कोस का ना, तो यहाँ पर कोस ए हो गया। यहाँ पर साइन को रहने दीजिए हम कहते हूँ। ठीक है, इक्वल टू 1 है तो 1 को यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, तो कोस ए बटा में साइन ए। हम यहाँ लिख सकते हैं कोस ए बटा में साइन ए का होता है आपका कॉट ए इक्वल टू कितना आपका 1। ठीक है, अब देखिए बहादुर यहाँ पर जो कॉट ए आया है ना इक्वल टू 1, तो सोचिए कि कॉट के किस फॉर्म के रूप में, मैंने कॉट का किसका कौन सा मान है, किस डिग्री का मान 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कॉट ए इक्वल टू कॉट कितना आपका 45 अंश। तो यहाँ से कॉट कट जाएगा, तो यहाँ कितना ए बराबर बचेगा आपका, तो ए बराबर आपका आ जाएगा 45 अंश। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ना यहाँ बाबू कि ए का मान कितना आएगा, 45 अंश आएगा। देखिए इसमें से तो यहाँ पर दिया था ना ए का मान किसके बराबर है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर का यहाँ पर जो सेकेंड आपका यहाँ पर आ गया नेक्स्ट वाला 8वां प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी है। आपसे बीच की दूरी पूछा है, बहुत ही सिंपल प्रश्न आपका है। आप जानते हैं यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला सेम वही लगेगा आपका। चलिए लगाते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर, तो देखिए बाबू यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर 1-2 बिंदु है। देखिए 8वां प्रश्न लगा रहे हैं यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, एक बिंदु ए यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ बी है। देखिए ए कितना दिया है, तो ए दिया है -1, कितना आपका -3, और बी बिंदु कितना दिया है, तो 5, 2 दिया है। रख लीजिए यहाँ पर, तो 5, 2। ठीक है, 2 बिंदु हो गए यहाँ पर। गुड, आगे देखिए अब, तो इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगा, यही बताना है बाबू हम लोगों को। प्रश्न बहुत ही आसान है। हम देखिए हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ए बी के बीच की दूरी लिख लेंगे यहाँ पे, ए बी की बीच की दूरी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू आपका कड़ी में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। अभी सोच रहे होंगे इसमें x1 x2 कहाँ से आ गया, तो देखिए कुछ नहीं है बाबू आपका। हम कह सकते हैं यहाँ पर ना कि जो -1 है ना, ये किसकी वैल्यू है, x1 की है। और -3 है ना, किसकी वैल्यू है, y1 की है। और यहाँ पर 5 जो है ना, किसकी है, तो x2 है की है। और जो 2 है ना, किसकी है, y2 की है। बस इसे मिलाकर रख दीजिए बाबू, आंसर आपका तुरंत ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो इक्वल टू, आइए x2 कितना दिया है, तो x2 दिया आपका 5, यहाँ रख लीजिए 5, माइनस का माइनस रहने दीजिए। x1 कितना दिया, -1 दिया। देखिए बाबू -1 दिया, क्वेश्चन में रखिए माइनस लगाकर -1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा महिला क्वेश्चन लगा लीजिए। कुछ नहीं किए यहाँ पर, देखिए x2 का मान था आपका 5, हम यहाँ पर रख दिए 5। ठीक है, माइनस का माइनस लगाए फॉर्मूले में। x1 दिया कितना आपका -1, तो यहाँ पर रख दिए -1। कोष्टक पूरे महिला कोष्टक में वर्ग कर दीजिए, वर्ग था तो प्लस का प्लस लगा लीजिए। y2 दिया आपका है 2, हम यहाँ पर रख लेंगे 2, माइनस का माइनस लगाइए। y1 कितना दिया आपका, y1 दिया आपको -3, रख लीजिए -3। इसको महिला कोष्टक में अब रखकर इसका होल वर्ग कर दीजिए। ठीक है बाबू, आगे देखिए अब यहाँ देखिए 5 है, तो 5 को 5 रहने दीजिए, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। ये पूरे 1 का वर्ग प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए 2 का 2 रहने दीजिए, माइनस से माइनस छोड़ेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, होल वर्ग। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5 और 1 हो जाएगा आपका 6 का वर्ग प्लस 3 2 5, यानी कि यहाँ पर 5 का वर्ग। अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ जाएँ तो देखिए कितना होगा, तो 6 का जो वर्ग होता है ना वो कितना होता है 36, 5 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है 25। अगर हम जोड़ देंगे ना बाबू इसको पूरे को, तो कितना होगा, देखिए तो 5 और 6 11 को 1, 3 और 2 5, 5 1 हासिल 1 6 आपका, यानी कड़ी में कितना आपका आया 61 आया। देखते हैं कौन सा हमका ऑप्शन सही होगा। तो कड़ी में ए 61 इकाई, बी आपका 37 इकाई कड़ी में, ठीक है, सी कड़ी में 17 इकाई, डी आपका 3 इकाई। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा बाबू आपका, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कड़ी में 61 इकाई आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है,
चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है बाबू आपका, निम्न में से कोई सा अभाज्य संख्या का युग्म है। इनमें से दिया है आपका कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म होता है। ठीक है, आप देखिए ऑप्शन ए दिया है 14, 35, ऑप्शन बी दिया है 18, 25, ऑप्शन सी दिया है 31, 93, ऑप्शन डी दिया है 32, 62। इन चारों में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हम बता दें बाबू आपको, ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की ना, तो देखिए बताइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए बाबू अभाज्य संख्या जो होती है ना, ठीक है, जो अभाज्य संख्या जो होती है वो ऐसी संख्या होती है ना जिन संख्याओं का मौसम कितना होता है, एक होता है। जिसका एचसीएफ हम बात करें बहादुरों, एचसीएफ बात करें तो इसका एक होता है। ठीक है, तो जिन संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, एक होता है ना, वह संख्या कैसी होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें से कि इनमें से किनका मौसम एक आ रहा है। तो आइए देखिए यहाँ पर 14, यहाँ 35, तो 35 पहले इसको चेक करते हैं, ए वालों को देखिए। तो यहाँ पर दिया है 34 और कितना आपका 35, तो बड़ी संख्या आपका 35 है ना, हम लोग क्या करेंगे 35 में क्या करेंगे 14 से भाग देते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इसका मौसा कितना आता है। अगर इसका मौसा एक आ गया तो हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या यही होगी। अगर इसका मौसा एक नहीं आया तो हम कह देंगे कि ये संख्या आपकी अभाज्य नहीं होगी। चलिए तो 14 दूना कितना होगा आपका 28। चलिए 28 आ गया आपका। देखिए 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। अब देखिए 7 से क्या करेंगे, 14 को भाग दीजिए, क्योंकि 7 में से 14 से भाग जाएगा नहीं। तो चलिए 7 से 14 में भाग दीजिए, तो चलिए कितना बढ़ जाएगा 2 बार, 7 दूना के 14। जो संख्या पूरी किसी को काट देती है ना बहादुरों, वही होती है आपका एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना आपका आया, 7 आया। तो आप बताइए इसका एचसीएफ 7 आया तो क्या वो अभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है। इसका मौसा तो 7 आ गया, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगी। चलिए आप किसको चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी वाले को। बी दिया 18, 25, देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए बाबू 18, कितना दिया आपका है 25। ठीक है, चलिए अब बड़े में से यानी कि हम 25 में किसके भाग देंगे, 18 से भाग देंगे। कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। चलिए 18 कम 18। अब देखिए अगर 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। ठीक है, 7 बचाइए। चलिए अब देखिए 18 से भाग देंगे, 7 में भाग जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप 7 से भाग देंगे किस में, 18 में। चलिए 7 दूना के 14। अब कितना बचेगा यहाँ पर आपका, 4 बचेगा घटाएंगे तो। चलिए अब 4 का देखिए भाग तो 4 से भाग जाएगा, 4 में भाग जाएगा नहीं 7 का, तो हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे 7 में। चलिए तो 4 एकम 4, एक बार जाएगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 3। ठीक है, अब चलिए अब 3 से भाग देंगे किस में, 4 में। कितना बार जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर 1 आएगा। अब 1 से किससे भाग देंगे, हम 3 में भाग देंगे, तो 1 से भाग देंगे 3 में, 3 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या पूरा कट के 0, यानी कि हम कह सकते हैं इसका मौसा कितना आया, तो इसका मौसा आ गया आपका 1। यानी कि 18 और 25 का मौसा कितना आया बाबू, इसका मौसा आपका 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं ना कि ये इसका मौसा 1 आया ना, तो यही क्या होगी आपकी अभाज्य संख्या होगी। देखिए ऑप्शन बी 18, 25, इसका मौसा कितना 1 आया है, तो यही ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बाबू हम लोग अगला प्रश्न 10वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका 10वां प्रश्न कह रहा है चित्र में, देखिए चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए चित्र में त्रिभुज AHK, ये त्रिभुज दिख रहे हैं आप ना, ठीक है, और त्रिभुज ABC, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं ना बाबू। यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप है दोनों, यानी कि दोनों का रूपा एक ही है। ठीक है, आगे देखिए यदि AK = 10 सेमी है, यानी कि A और K की बात करें तो कितना है, 10 सेमी है, और BC कितना है, तो BC आपका यहाँ पर दिया है 3.5 सेंटीमीटर है, और HK कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर H और K कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया बाबू, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कैसे हल करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया है ना कि त्रिभुज कितना आपका, त्रिभुज AHK, ये दोनों आपस में कैसे हैं, समरूप हैं, यानी कि AHK और कितना त्रिभुज ABC, दोनों आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। तो देखिए बहादुरों, जब भी आपकी दो त्रिभुजों की समरूप आपस में होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ऑप्शन देखिए थोड़ा मिला लीजिए, इसमें कौन सही आपका होगा, आप थोड़ा लगाते रहिए, इसको हम भी लगा देंगे। A बराबर दिया 2.5 सेंटीमीटर, B दिया आपका 3 सेंटीमीटर, C दिया 4 सेंटीमीटर, D दिया आपका 5 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सही होगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग। आइए, जब भी दो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर AH बटा में कितना हो जाएगा AB, उसी तरह से HK बटा में कितना BC, और फिर क्या होगा आपका
ए के बटा में कितना आपका ए सी, ये होता है बाबू, ठीक है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना ए एच, यानी कि लिख सकते हैं हम ए एच बटा में कितना, तो ए बी, यानी कि पहला दूसरा तो पहला दूसरा, ठीक है, यानी कि ए बी इक्वल, देखिए एच के यानी कि दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो एच के बटा में कितना बाबू बी सी, ठीक है, यानी कि दूसरा तीसरा हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अभी पहला और तीसरा यानी कि ए और के बटा में कितना, तो ए और सी, ठीक है बाबू। इतना होता है, यानी कैसे होता है, तो जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में किसकी बातें किया है, तो प्रश्न में बातें किया है ए की, देखिए इसमें कहीं ए के है क्या आपका, देखिए तो इसमें कहाँ ए के दिया, हाँ देखिए बाबू यहाँ पर दिया ए के है, यहाँ पे ए के दिया, ठीक है। और किसकी बातें कर रहा है, बीसी की, तो बीसी इसमें कहाँ है, देखिए बाबू बीसी यहाँ पर दिया आपका है, ठीक है, बीसी यहाँ पर दिया है। और बातें किसकी कर रहा है, एच के की, तो इसमें एच के कहाँ है, एच के देखिए बाबू यहाँ पे एच के है, ठीक है। और तो ए सी निकालिए, आपसे ए सी पूछ रहा है, और देखिए बस इसकी बिल्कुल बात ही नहीं किया तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इसकी बात नहीं किया तो इसको हम नहीं लेंगे। इन दोनों को लेकर और हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखिए यहाँ पर चलिए बाबू, देखिए हम बात करें यहाँ पर एच के की, तो एच के का मान कितना दिया है, एच के का मान देखिए, एच के का मान दिया है 7, यहाँ पर हम रख लेंगे 7 बटे में बी सी, देखो बी सी कितना दिया है 3.5 दिया है, रख लेंगे यहाँ पर 3.5 इक्वल टू ए के कितना दिया है, तो ए के दिया आपका है 10, यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 10। ए सी तो हमसे पूछ रहा है तो ए सी निकाल लेते हैं बाबू, ठीक है। चलिए तीरे गुना कर दीजिए, तो ए सी का गुना करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 7 गुना कितना आपका ए सी इक्वल टू 3.5 से गुना करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 3.5 गुना 10, ठीक है। अब देखिए ए सी निकालना है ना बाबू, तो ए सी को यहीं पर रहने दीजिए इक्वल टू, हाँ देखिए 35 में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, दशमलव एक खा जाएगा, 1 0 एक दशमलव, देखो 1.1 लगाए तो 1 0 दशमलव खा जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 35, ठीक है। और बटे में कितना आपका आ जाएगा बाबू 7, क्योंकि गुना में था भाग में आ गया। अब देखिए 7 5 35, एस सी का वैल्यू कितना आया, तो एस सी का जो वैल्यू आया है 5 आया है। देखिए इसमें कहीं 5 ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रश्न बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था आपका, बस दो त्रिभुज आपके समरूप यहाँ पर दिए थे, तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, बस वैल्यू रखकर इसमें सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही आसान था, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला हम लोग 11वां प्रश्न जो कह रहा है आपका, एक कार के 2 वाइपर, ठीक है, एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो 120 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक फुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए दिया 1/3 पाई आर, ऑप्शन बी दिया है 2/3 पाई आर, ऑप्शन सी दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी दिया है 2/3 पाई आर स्क्वायर। इनमें से कौन सही आपका है, तो हम चलिए लगा लेते हैं जल्दी से बाबू। देखिए प्रश्न वैसे ना बहुत ही आसान आपका है। हम बात करें यहाँ पर, तो आप लोग देखबे कि 4 व्हीलर जो आपकी 4 व्हीलर गाड़ी होती है उसमें देखेंगे तो जब कभी बरसात होती है ना, कभी बूंदी पड़ता है, कभी बरसात होती है, तो आगे का शीशा पर क्या होता है, पनिया पूरा आ जाता है। तो पनिया कैसे साफ होता है, तो देखेंगे ना, तो ड्राइवर जो चलाते हैं गाड़ियाँ ना कैसे साफ करते हैं पूरा शीशा को, ठीक है। तो शीशा साफ कैसे होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाइपर। क्या बोलते हैं बाबू, उसी को बोलते हैं वाइपर। तो दोनों वाइपर देखेंगे ना, तो जो चलते हैं ना तो एक दूसरे को काटते नहीं है, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ठीक है, वही वाइपर होते हैं आपके। और देखिए इसमें, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर वाइपर है ना, ये वाइपर है, देखो चलेगा ऐसे, आपका ऐसे वाइपर चल रहा था, ठीक है, ऐसे वाइपर चल रहा है। और देखिए वाइपर इतना एरिया घेर रहा है आपका, कितना एरिया घेर रहा है, 120 डिग्री कोण बना रहा है। ये कितना बना रहा है, 120 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है वाइपर। और त्रिज्या कितने दिया है इसकी, यानी कि इस वाइपर का लंबाई कितना दिया है, तो आर दिया है, ठीक है। ये पहला वाइपर था आपका। उसी तरह से दूसरा भी वाइपर दिया है एकदम इसी के जैसा। यहाँ भी वाइपर ले लीजिए, देखिए वाइपर यहाँ पर आएगा और ये क्या करेगा, साफ करेगा पूरा पानी को ऐसे ऐसे करके। और कितना एरिया तक साफ करेगा, तो 120 डिग्री कोण बनाते हुए साफ करेगा, ठीक है। यानी कि वाइपर जो घूम रहा है ना 120 डिग्री पूरा तक घूम रहा है, ठीक है। चलिए, और इसकी त्रिज्या कितना दिया है, आर दिया है। तो मेरे बाबू ये देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो दोनों आपके देख रहे हैं फिगर ना, वो कैसे हैं, त्रिज्यखंड हैं। कहाँ है, त्रिज्यखंड है दोनों। और जब दोनों त्रिज्यखंड है ना, तो क्या करना है आपको, इन्हीं दोनों का निकालना आपको क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे आप, सिंपल सा तरीका आपका है। देखिए हम यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर कि देखिए दोनों का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों वाइपर का साफ किया हुआ क्षेत्रफल। तो क्या होगा, 1 और 2 त्रिज्यखंड का ले देंगे कि 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है।
चलिए 2 का 2 रहने देंगे। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए हमको। तो वो होता, हम बता देते हैं, वो होता है ना, देखिए वो होता है आपका थीटा बटे के 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, यानी कि एक त्रिज्यखंड यहाँ बन रहा था आपका, एक त्रिज्यखंड यहाँ बन रहा था, तो एक त्रिज्यखंड, तो हम लिख दिए यहाँ पर 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख दिए हैं। और 2 का 2 रहने दीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू को रख दीजिए बाबू, आपका आंसर हुआ तुरंत आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए यानी कि 2 का 2 रहने दीजिए। थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 120 है, 120 यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। 360 को 360 रहने दीजिए, ठीक है, गुना पाई का मान देखिए आप रख सकते हैं, लेकिन पाई में पूछा प्रश्न आपका आंसर है, ठीक है, आपका आंसर पाई के रूप में पूछा है, तो पाई का मान मत रखिए, ठीक है। चलिए और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर भी नहीं रखेंगे आप। चलिए इसको काट लेते हैं बाबू जल्दी से। देखिए ये कट जाएगा आपका किससे, 4 से काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए पहले, फिर देखिए 4 तिहाई 12 और 4 9 36 कट गया, ठीक है। अब कितना बचा आपका, देखिए यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 3 बचा, तो किससे कट जाएगा, देखो 3 से, 3 कम 3, तितली के 9, तो नीचे कितना बचा है बाबू आपका, नीचे में 3 बचा है, ठीक है, ऊपर सिर्फ 2 बचा है। लिख सकते हैं इसको हम लोग कितना, इससे हम लिख सकते हैं 2 बटे के ऊपर 2 बचा है पूरा आपका, 2 ऊपर बचा, नीचे कितना बचा आपका है 3, 2 बटे के 3 और कितना आपका पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर। तो चलो देखते हैं कि 2 बटा के 3 पाई आर स्क्वायर कहीं है क्या इसमें, तो हाँ देखिए 2 बटे के 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न था आपका, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अब कौन सा प्रश्न को, 12वें प्रश्न को। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है ना, एक ही आधार त्रिज्या आर वाले 2 ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी 6 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी 8 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए बाबू जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ना एक ही आधार त्रिज्या आर वाले 2 ठोस अर्धगोला, कितना है 2 ठे अर्धगोला आपके, देखिए हम बनाते हैं फिगर जल्दी से। देखिए यहाँ पर आपका 12वां प्रश्न है ना, ठीक है। देखिए एक अर्धगोला आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, और एक अर्धगोला आपका यहाँ पर दिया है, 2 अर्धगोले हैं और दोनों की त्रिज्या कितना दिया है, 3 की त्रिज्या दिया आपका आर, ये भी आर है और ये भी कितना है आर है, ठीक है। दोनों अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है बाबू, आर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है ना कि इन दोनों अर्धगोलों को क्या कहते हैं, जोड़ दिया जाए, यानी कि हम दोनों अर्धगोलों को जोड़ देंगे ना तो क्या बनेगा, ये पूरा बन जाएगा, पूरा गोला। क्या बनेगा बाबू, पूरा गोला बनेगा। और इसी गोले का पूछा आपसे, बताइए, तो पूछा प्रश्न आपसे ना कि तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, चलिए निकाल लेते हैं जल्दी से। देखिए तो हम बता दें बाबू आपको कि जो अर्धगोले का जो होता है ना वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस का प्लस लगा लीजिए। यहाँ पर फिर दिया है अर्धगोले, तो हम लोग जानते हैं कि अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि दोनों अर्धगोले हैं तो दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला सेम होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर लीजिए, ठीक है, यानी कि दोनों ही आपके सेम तो थे, तो 2 और 2 4 हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ना बाबू कि जो है बड़का आपका दिख रहा है ना, आपको क्या दिख रहा है, आपको नए ठोस का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होगा बड़े वाले का, तो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन कौन सा इसमें से होगा, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत ही प्रश्न आसान था। चलिए हम लोग देखते हैं अब अगले प्रश्न को। हम लोग का जो 13वां प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है ना कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, तो आपको बताना है ना इसमें से कौन संख्या है जो शांत हो सकती है, ठीक है, यानी जो शांत हो सकती है एकदम से पूरा। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है 124 बटा में 164, ऑप्शन सी दिया है 131 बटा में 30, ऑप्शन सी दिया है 227 बटा में 625, ऑप्शन डी दिया है 625 बटा में 462। तो चलिए इसमें चेक कर लेते हैं कौन संख्या जो है वो कैसी है, शांत दशमलव संख्या है। शांत मतलब कि जो पूरी स्थिर हो जा रही है। चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं हम लोग बाबू। तो आपका जो 13वां प्रश्न आपको दिख रहा है आपको, ठीक है, चलिए इसे सोल्व कैसे करते हैं, यानी कि 13 प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। देखिए शांत दशमलव प्रसार कैसे चेक करते हैं हम लोग, तो देखिए यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, कैसा बाबू, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अगर 2
क्या आपका देखिए, अगर हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर वो क्या हो जाए 2 के पावर n आ जाए या तो 5 के पावर n के रूप का हो जाए, चाहे तो दोनों संग में एकदम आ जाए आपका 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, दोनों साथ में ही आ जाए, तो संख्या कैसी होती है, वो शांत होती है। ठीक है, यानी कि जब कोई संख्या 2 के पावर n के रूप में आ जाए, तो चाहे 5 के पावर के n के रूप में आ जाए, इन दोनों में से कोई अकेले अकेले अगर आ रहा है, अगर हर का गुणनखंड, तो वो शांत होगी। चाहे दोनों साथ में ही आ जाए तो भी शांत होगी। लेकिन अगर इनके अलावा अगर कोई संख्या आ रही है तो वह कैसी होती है, अशांत होती है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक इजी तरीके से क्या करेंगे बाबू, इन सबका हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, हम आपको शॉर्टकट में जल्दी सिखा देते हैं। देखिए पहले ए वाला का चेक करते हैं, ए कितना दिया है, तो हर दिया है, तो हर दिया है 154, सॉरी 100 दिया 64 हर का, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिए कितना आएगा, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 गुना कितना आपका 41। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आया है, 2 2 तो आया है, ठीक है, लेकिन सतह में कितना आ गया 41, तो 41 आ गया है ना, तो ये आपका क्या होगा, यह आपका शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। शांत कब होगा, जब इसमें सिर्फ 2 आ जाएगा, चाहे सिर्फ 5, चाहे दोनों साथ में ही आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए बी वाला हम लोग चेक करते हैं, बी कितना दिया है 30 दिया है, अगर 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 3 गुना कितना आपका 5। ठीक है, 5 होगा यहाँ पर। देखिए 2 आया तो 5 भी आया, लेकिन संगवा कौन आ गया 3, ये दोनों साथ में रहते ना तो शांत हो जाता, लेकिन 3 साथ में आ गया, तो ये भी आपका शांत नहीं होगा क्योंकि इसके रूप का नहीं है। अब किसको चेक करेंगे, सी वालों को चेक करते हैं। सी कितना दिया है, ये दिया आपका 625। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए तो इसको करेंगे कितना आएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना कितना आपका 5। तो आप खूब ध्यान से पूर्वक देख रहे हैं बाबू यहाँ पर कि ये जो 625 का जो अभाज्य गुणनखंड है ना, वो कैसा है, वो देखिए 5 के रूप में आ रहा है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 1 2 3 4 को पावर। ठीक है, यानी कि 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। और ये किसके रूप का है, देखिए ये 5 के पावर n के रूप का है, तो ये संख्या कैसी होगी आपकी, शांत होगी। ठीक है, यानी कि जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड आपका 2 के पावर n के रूप का हो, चाहे 5 के पावर n के रूप का हो, वो संख्या कैसी होती है, वो हमेशा आपकी शांत होती है। तो ये शांत हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही होगा आपका, देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आगे वालों को चेक ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि चारों में से कोई एक ही सही होगा, और वो आपका सी आपका ऑप्शन सही हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब कौन सा प्रश्न को, 14वां प्रश्न। और जो 14 प्रश्न है ना बाबू, ये बोर्ड एग्जाम खातिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी हैं लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखिए कह रहा है चित्र में, देखिए यहाँ पर चित्र आपको दिया हुआ है, त्रिभुज ABC यानी कि A B और C के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। देखिए यहाँ पर इस BC के समांतर कौन खींचा गया है, तो BC के समांतर खींचा गया रेखा आपका यहाँ पर PQ। ठीक है, PQ खींचा गया है। आगे देखिए, यदि PQ रेशियो BC इक्वल टू 1:3 है, आप देखिए PQ और आपका BC इन दोनों का अनुपात कितना दिया है, दोनों का अनुपात दिया है 1:3 दिया है। तो AP और PB का अनुपात होगा, यानी AP कौन सा है, देखिए AAP है और PB कौन सा है, ये PB आपका है PB। तो AP और PB का अनुपात आपसे पूछ रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान है, जल्दी से इसको लगा लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया है 1:2, ऑप्शन बी दिया है 1:3, ऑप्शन सी दिया है 1:4, ऑप्शन डी दिया है 2:3। इनमें से कौन सही होगा, चलिए हम लोग इसको लगा कर देखते हैं कौन सही होगा। हमको तो इतना पता है कि ए वाला सही होगा 1:2, लेकिन इसको लगा कर दिखाएंगे आपको। ठीक है, देखिए बाबू क्वेश्चन आपका दिया है 14 आपका। ठीक है, इसमें क्या दिया आपको, तो देखिए इसमें दिया है आपका ना, पहले हम फिगर बना रहे हैं यहाँ पर आपको समझने के लिए। यहाँ पर पहले चित्र बना लीजिए, यहाँ पर दिया आपका है ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या आपका, तो ये P और यहाँ पर Q दिया है, और ये दिया आपका B और C। जिसमें प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कह रहा है ना आपका कि है जो PQ है ना, वो क्या है BC के समांतर है। ठीक है, प्रश्न PQ BC के समांतर खींचा गया आपको दिया हुआ है। ओके, तो आगे देखिए और क्या दिया आपका है, देखिए इसमें यानी कि पहले लिख देते हैं हम यहाँ पर कि BC किसके समांतर है, PQ के समांतर है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। और क्या दिया है, तो दिया है यहाँ पर ना कि PQ बटे में कितना, PQ रेशियो कितना आपका BC, यानी कि PQ रेशियो BC कितना दिया है आपका, तो 1:3 दिया है। इसको 1/3 लिख सकते हैं, इतना आपको दिया है। और क्या पूछा आपसे, पूछा नहीं कि AP बट और PB का मान हो अनुपात होगा। आपसे पूछा ना बाबू कि AP और PB बटा में कितना आपका PB, इन दोनों का अनुपात कितना होगा। तो चलिए हम लगा लेते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको सवाल लगाने के लिए ना आपको ना देखिए A P और Q
ये वाला आपका, और देखिए ए बी और सी, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा आपको, समरूप करना पड़ेगा। चलिए समरूप जल्दी से कर लेते हैं, तभी सवाल आपका हल हो पाएगा। आपने प्रश्न में क्या पूछा है, ए पी और पी बी, इसका अनुपात निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे त्रिभुज कौन सा है, ए पी क्यू। क्या लेंगे बाबू, देखिए त्रिभुज ए पी क्यू व त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, बड़े वाला ले लीजिए। तो त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ठीक है। त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों में क्या देखेंगे, दोनों को हम पहले समरूप करेंगे। चलिए समरूप जल्दी से कर लेते हैं। देखिए अब समरूप क्या होगा, तो देखिए बाबू यहाँ पर जब भी किसी त्रिभुज की ना, चाहे कोई भी आपका, देखिए जब भी दो रेखा आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। तो अगर हम जब दो रेखा समांतर होती हैं तो इसका जो त्रिरेखा ऐसे काट रही है, त्रिरेखा काट रही है ना, ठीक है। तो त्रिरेखा के एक ही ओर बने कोण, ये कोण आपका, ठीक है बाबू, और ये कोण आपका, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं बाबू यहाँ पर कि दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में संगत कोण है, ठीक है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो देखिए बाबू यहाँ पर देखिए ये पी क्यू और बी सी, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो इसको कौन रेखा काट रही है, तो रेखा काट रही है आपकी इस तरह से ए बी। तो आप कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कैसे, तो ए पी क्यू, क्या लिखेंगे, एंगल ए पी क्यू बराबर किसके होगा बाबू, बड़ा नाम देख लीजिए। तो ए बी सी, बड़े वाले त्रिभुज में एंगल ए बी सी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, तो लिख देंगे आपको संगत कोण है, ठीक है ठीक है। आगे देखिए इसी तरह से क्या लिख देंगे हम लोग, देखिए अब देखिए इसको त्रिरेखा ऐसे काटेगी तो ये वाला आपका, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर हो जाएगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि एंगल क्यू का होगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं जल्दी से। आइए देखिए, तो एंगल कितना, ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी, यानी कि क्यू जो होगा ना, ए क्यू पी किसके बराबर हो जाएगा, सी के। तो लिख सकते हैं ए सी बी, एंगल कितना बाबू, ए सी और बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहाँ होंगे, तो आप जानते हैं कि संगत कोण है, ठीक है, संगत कोण है, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी त्रिभुज की कम से कम कितनी, दो कोण आपस में बराबर हो, तो वो त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। क्योंकि समरूपता कसौटी कहता है कि किसी भी त्रिभुज का ना, दो त्रिभुज यानी कि दो कोण समरूप है ना, दो कोण बराबर हैं, तो वो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो ए समरूपता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं ना कि त्रिभुज ए पी क्यू आपस में कैसे होंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन कौन, त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है, यानी कि ए पी क्यू और ए बी सी दोनों आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे। हम यहाँ पर दोनों को समरूप सिद्ध कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में क्या थे, दो कोण आपस में बराबर थे। तो कोण समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और हम जानते हैं कि जब किसी भी त्रिभुज की, जब कोई भी त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं, जिसे हम कह सकते हैं ए पी बटा में ए बी हो जाएगा। भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं, तो ए पी बटा में ए बी, पी क्यू बटा में बी सी, उसी तरह से ए क्यू बटा में ए सी हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं ए पी यानी कि पहला और दूसरा, तो ए पी बटा में कौन सा, ए बी यानी कि पहला और दूसरा, ठीक है, बट इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए पी क्यू यानी कि दूसरा और तीसरा, पी क्यू, ठीक है, बटे में कितना, तो बी सी यानी कि दूसरा और तीसरा बी सी, ठीक है। जो इसमें लेना है ना, जो क्रम से, उसको भी इसमें लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा। तो पी क्यू बटा में बी सी इक्वल टू, देखिए ये पूरा ए क्यू पहला और तीसरा, तो ए क्यू बटा में कितना आपका, ए सी, कितना बाबू ले लेंगे, ए और सी ले लेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें से किसकी बातें कर रहा था, ठीक है, यहाँ पी क्यू था, ठीक है ना। चलिए देखिए किसकी बातें कर रहा था। देखिए बाबू यहाँ पर पी क्यू और बी सी की बातें कर रहा है, ए पी और बी पी बी की बातें कर रहा है, यानी देखिए पी क्यू और बी सी की बातें कर रहा है। और किसकी, देखिए तो ए पी और पी बी, इसमें ए पी और ए पी इसमें दिया, इसमें ए पी दिए भी नहीं किया, तो इसको आप छोड़ देंगे बाबू, इसकी बिल्कुल बात नहीं करेंगे आप, क्योंकि ए पी पूछा है ना, तो ए पी देखिए इसमें दिया आपका है पी क्यू बटा में बी सी, देखिए पी क्यू बटा में बी सी का मान दिया, तो आप इस दोनों को ले लीजिए साथ में, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू यहाँ पर ए पी क्या लिखेंगे हम लोग, ए पी बटे में आप क्या लिख सकते हैं, ए बी को। देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके पूरा, ये पूरा ए बी था, ठीक है, क्या था, तो ये ए और पूरा बी, पूरा ए बी था, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए जल्दी यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे बाबू हम लोग,
तो ए पी प्लस पी बी इक्वल टू, अब पी क्यू बटा बी सी, इसका मान कितना दिया था अनुपात 1/3 दिया, तो रख लीजिए जल्दी से आप 1/3, 1/3। अब चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 गुना कर लेते हैं। चलिए 3 गुना यदि कर लीजिए, 3 से गुना करेंगे 3 AP में तो कितना हो जाएगा आपका 3 AP हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इस पूरे को गुना करेंगे 1 में तो यही मिलेगा AP प्लस कितना आपका P और B हो गया इतना, ठीक है। अब देखो AP इधर भी AP को एक तरफ लेकर आइए, तो 3 AP इधर आपका था, ठीक है, AP इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, इधर को माइनस में हो जाएगा AP इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका PB, ठीक है बाबू। चलिए जब 3 में से घटेगा AP कितना आएगा आपका, तो 2 AP आ जाएगा इक्वल टू यहाँ बचेगा कितना आपका PB। अब देखिए हम लोग को निकालना है ना, अनुपात निकालना है, किसका अनुपात निकालना है, देखिए आपको निकालना है AP बटा में PB, यानी कि PB आपका क्या नीचे होना चाहिए, AP आपका ऊपर। चलिए देखिए AP को यहीं पर छोड़ दीजिए, AP को हम लोग क्या करेंगे, AP को यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, PB को नीचे लेकर आ रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, PB आपका नीचे आ गया। जब PB नीचे आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 1 मान लेंगे, 2 गुना में था ना, 2 चला जाएगा आपका भाग में, ये 2 गया आपका भाग में, तो AP बटा में PB का अनुपात कितना आया, तो 1/2 आ गया आपका। प्रश्न बहुत ही आसान था, ठीक है। आप सबसे पहले क्या किए हैं, तो सबसे पहले आप देखिए त्रिभुज आपका AP और Q, छोटा त्रिभुज को फिर बड़े वालों को ABC को दोनों को समरूप कर दिए, दोनों समरूप करने के बाद इनकी भुजाओं का समानुपात कर दिए, भुजाओं का समानुपात करके और इस तरह से इसको सॉल्व कर लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा आपका, देखिए तो ऑप्शन आपका जो सही है ना वो A 1:2 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए बाबू हम लोग का अगला जो प्रश्न है ना वो कौन सा आपका है, 15वां प्रश्न आपका है। देखिए 15वां प्रश्न क्या कर रहा है आपका, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। आपसे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है, ये 2 आपके बिंदु के निर्देशांक देकर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से। ऑप्शन A दिया है इसका कितना है, -2,3, B आपका दिया है -2,5, C दिया है -2,8, D दिया है 0,2। तो इन चारों में से कौन सही होगा, चलिए हम देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बिंदु यहाँ पे दिया है, यानी कि एक बिंदु यहाँ पर दिया है और एक बिंदु आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, 2 बिंदु दिया है। तो एक बिंदु को मान लेते हैं A और एक बिंदु कितना मान लेते हैं B। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, तो इसका दिया है -2, कितना बाबू, तो ये 6 दिया है। इसका निर्देशांक कितना दिया है, तो ये दिया है -2,10, ठीक है। तो ये 2 बिंदुओं का मध्य बिंदु आपसे पूछ रहा है कि 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका निर्देशांक किसी को पता है, तो चलो हम मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक कितना होगा, x, y होगा। और यही आपसे पूछ रहा है कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इन दोनों के मध्य में जो आएगा पॉइंट उसका निर्देशांक क्या होगा बाबू। चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं मध्य बिंदु सूत्र से। चलिए देखिए तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि AB का मध्य बिंदु बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, देखिए तो ये होता है आपका, आसानी से देख लीजिए, तो ये होता है आपका x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, ये होता है इसका फार्मूला। बहुत ही आसान आपका है। अब सोचेंगे x1 और x2 कहाँ से मिलेगा आपको, देखिए बाबू ये होता है आपका x1 और ये होता है आपका y1, ये होता है आपका x2 और ये होता है आपका y2, ठीक है। चलिए रख लेते हैं वैल्यू को। आप आइए अब देखिए इन AB के मध्य बिंदु कौन सा है, तो x, y है, हम यहाँ रख सकते हैं x, y, यही मध्य बिंदु है, इसी को निकालना आपको इसी के बराबर। चलिए x1 कितना दिया, x1 आपका माइनस दिया आपका 2, प्लस का प्लस रख लीजिए, x2 कितना दिया, ये दिया -2 आपका, तो -2 को रख लीजिए कोष्टक में, ठीक है, बटे में आपका 2, कॉमा करिए। y1 कितना दिया है, तो y1 दिया आपका 6, तो 6 को 6 रख लीजिए, प्लस y2 कितना दिया आपका 10, तो यहाँ पर रख लीजिए 10 बटे में कितना आपका 2, पूरे कोष्टक बंद कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए आप इस -2 को -2 रहने दीजिए, इस प्लस से गुना करेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका -2 बटे में 2 आपका था ही आपका, ठीक है। 10 और 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 बटा में कितना आपका 2। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आइए देखिए अब तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 बटे में कितना आपका 2, और देखिए 16 और बटा में 2, तो काट लीजिए 2 8 16, तो यहाँ पर आपका 8 आ गया। और देखिए बाबू इससे भी काट सकते हैं चाहेंगे आप, तो चलिए इसे भी काट लेते हैं, 2 दूना के 4, यानी कितना आपका आ गया, माइनस था ही पहले से यहाँ पर आपका, तो -2 हो गया, कामा कितना आपका 8। तो हम कह सकते हैं ना कि A और B इन दोनों का मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा ना कितना होगा, तो -2, 8 होगा। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आपका है। देखिए -2, 8, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 16वां यहाँ पर
क्या कह रहा है आपका, कह रहा है यहाँ पर ना कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेमी है, तो उसके आधार का व्यास होगा। आपसे व्यास पूछा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 2 सेमी, ऑप्शन बी दिया है 3 सेमी, ऑप्शन सी दिया है 4 सेमी, ऑप्शन डी दिया आपका है 6 सेमी। तो आपको बताना है ना कि इसका आधार का व्यास क्या होगा, व्यास पूछा आपसे, ठीक है। तो चलिए लगा लेते हैं जल्दी से। आइए, यहाँ बोला है कि एक लंबी वृत्तीय बेलन, तो देखिए बहादुर यहाँ आपका 16वां प्रश्न है। एक यहाँ पर क्या दिया, आपका दिया है बेलन, ठीक है। बेलन देखो इस प्रकार से होता आपका है। आप कभी घरों में देखे होंगे जो मम्मी हम लोग रखती है ना धान गेहूँ चावल जो बड़ा सा ड्रम में, तो वही ड्राम जो होता है ना आपका बड़ा वाला, वही होता है आपका बेलन, उसी को बेलन कहा जाता है, ठीक है। वही बेलन के आकार का ड्राम होता है। चलिए, और जो प्रश्न कह रहा है ना कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो देखिए बेलन का जो नीचे का जो आधार है ना, जिस पर बेलन पर टिका हुआ है, नीचे आपका नीचे जो जमीन पर रखा हुआ है, उसका आधार का जो क्षेत्रफल दिया है ना, कितना दिया है, 9 पाई वर्ग सेमी दिया है। तो उसका आधार का व्यास होगा, इसका व्यास पूरा पूछा है, इसका पूरा टोटल व्यास कितना होगा, ठीक है। चलिए हम निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि जो व्यास होता है ना वो क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से निकालेंगे त्रिज्या का मान, या त्रिज्या निकल जाएगा तो उसका दुगना कर देंगे। बहुत ही आसान आपका है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो हम लिख देंगे यहाँ पर बेलन का आधार का क्षेत्रफल, तो कितना लिख लेंगे, देखिए तो ये आपका कितना होगा बहादुर। देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया आपका है, कितना दिया है, तो ये दिया आपका 9 पाई आपका, ठीक है, 9 पाई दिया आपका है। ओके ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये बेलन का आधार का क्षेत्रफल दिया 9 पाई आपका, लेकिन हम देखिए हम जानते हैं कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल 9 पाई दिया है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए यानी कि हम जानते हैं क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है पूरा आपका वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, है पूरा वृत्त बन रहा है। तो देखिए वृत्त यानी इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर कितना दिया है, 9 पाई दिया आपका है, ठीक है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर आपको 9 पाई दिया है। तो देखिए एक्चुअली में बेलन का जो आधार का जो क्षेत्रफल 9 पाई है, तो बड़ा आधार जो कैसा है वो आपका, तो वृत्तीय के आकार का है। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्तीय क्षेत्रफल का आयतन कितना हो जाएगा बहादुरों, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था पूरा, ये पूरा जो था ना बहादुर, ये था आपका एक वृत्त था। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा इक्वल टू कितना दिया आपका है, 9 पाई दिया। रियलिटी में हम कहें ना तो यही दिया था आपका, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया था, 9 पाई दिया था आपका, ठीक है, क्योंकि वृत्त के जैसा था आपका। अब देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो गया आपका, आर का मान निकाल लीजिए। तो आर को छोड़ेंगे यहाँ पर, देखिए स्क्वायर छोड़ेंगे तो 9 क्या हो जाएगा, चला जाएगा कड़ी में, और आर का मान कैसा आएगा, तो आर का मान आपका आ जाएगा 3, ठीक है। प्लस माइनस दोनों आएगा 3, लेकिन हम इस प्लस में 3 लेंगे। जब आर का मान प्लस में 3 लेंगे तो हम जानते हैं कि त्रिज्या 3 हो गई। अब त्रिज्या 3 हो गई तो व्यास कितना होगा, तो व्यास क्या होता है, तो व्यास दुगना होता है, यानी कि त्रिज्या का दुगना कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। तो यानी कि आर यहाँ का मान का रख देंगे, 3 रख दीजिए, 3 दूना के 6, यानी कि 2 गुणे 3, यानी कितना आपका आ गया 6। तो हम क्या कर सकते हैं, व्यास कितना आएगा बहादुरों, तो व्यास इसका 6 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का जो डी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल का एकदम करेक्ट एकदम से है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोग का जो 17वां है ना वो कह रहा है यदि 3 cot a = 4 हो तो sec a का मान होगा। प्रश्न बहुत ही आसान आपका, जल्दी से लगा लेते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन ए दिया है 3/4, ऑप्शन बी दिया है 5/4, ऑप्शन सी दिया है 2/3, ऑप्शन डी दिया है 3/2। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए यानी कि यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, 17वां प्रश्न है आपका, तो दिया आपका है ना 3 cot a = कितना दिया आपका है, 4 दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस सवाल को हम बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, वो भी देखिए किस रूल से सॉल्व करेंगे, तो लाल बट्टे में किसे सॉल्व कर लेंगे, कक्का से, ठीक है, कक्का से। और देखिए ये होता है आपका साइन, ये होता है आपका कॉस, ये होता है आपका टेन, और साइन का उल्टा नीचे क्या होता है, तो ये होता है आपका कोसेक, ठीक है। और कॉस का उल्टा क्या होता है, ये होता है आपका सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉट। इतना तो सबको पता ही होगा। चलिए इसी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज बन गया आपका। आप देखिए यहाँ से पहले कॉट का पहले निकाल लीजिए, काट के बराबर कितना आएगा, देखिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर cot a = कितना, तो 4 को यहाँ पर छोड़ दीजिए, 3 को नीचे भेज दीजिए, तो 4 में कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब देखिए cot बराबर कितना हुआ, तो cot बराबर 4/3 हो गया। और देखिए 4 क्या है और 3 क्या है, तो हम बता दें बहादुरों, जो 4 है ना आपका, ध्यान दीजिए, ये काट का आधार क्या होता है, सॉरी काट का अनुपात क्या होता है, तो देखिए आधार बटे के लंब होता है,
काट का आधार क्या होता है, तो आधार बटे के लंब, इसका अनुपात देखेंगे काट का, तो आधार बटे के लंब, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर आधार बटे में क्या लिख सकते हैं बहादुर, हम लोग लंब लिख सकते हैं। देखिए आधार बटा के लंब जो होता है ना वो काट के बराबर होता है, आप लाल बड़ा कक्का जानते होंगे, तो इसी रूल से लगा लीजिए। चलिए तो आधार क्या मिल गया आपको, मिल गया आपको 4। अब देखिए लंब कितना मिल गया आपको 3। अब चलिए इसमें चले रखते हैं वैल्यू को। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बना लेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर ए जो होता है ना न्यून कोड होता है, तो ए न्यून कोड है ना, तो ए को चाहे तो यहाँ पर रखिए चाहे तो यहाँ पर रखिए, दोनों ही आपके न्यून कोड होते हैं, तो हम ए को यहाँ पर रख लेते हैं, तो ए न्यून कोड हो गया। बाकी आप बी को यहाँ मान लीजिए, सी को यहाँ मान लीजिए। अब देखिए खास बात क्या है कि न्यून कोड के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, न्यून कोड के सामने भुजा लंब होती है, और ये समकोण आपका है ना, समकोण के सामने भुजा क्या होगी, तो ये हो जाएगी आपकी कर्ण। और ये बचा क्या आपका, तो ये आधार। तो चलिए हम लोग देखिए हम बात करें तो आधार कितना दिया है, तो 4 दिया है। आधार आपको 4 दे दिया है। लंब कितना दिया है, 3 दिया है। लंब कितना दिया आपका है, 3 दे दिया है। तो लंब और आधार दे दिया है। आप अगर कर्ण निकाल लेंगे ना, तो उसके बाद जो होते हैं आपके ना काट दे दिया है। काट के अलावा 5 को अनुपात होते हैं, तो पाँचों में से किसी को भी निकाल सकते हैं, बस आप इसका तीनों का मान निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ पर कर्ण का मान। चलिए देखिए तो हम जानते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय बनेगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो हम लगा लेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी किसका, AB का वर्ग। ये खुद पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अब देखिए AC का हम लोग का मान तो निकालना ही है। ठीक है, AC इक्वल टू BC कितना दिया है, BC आपका दिया है 3, तो रख लीजिए 3 का होल वर्ग प्लस AB कितना दिया है, 4 दिया, हम रख लेंगे यहाँ पर 4 का होल वर्ग बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। और 16 और 9 कितना होता है बहादुरों, ये होता है 25 आपका। और देखिए AC आपका वर्ग आता ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगर वर्ग हटाएंगे तो क्या होगा, ये 25 चल जाएगा कड़ी में, लीजिए गया कड़ी में आपका। और 25 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 5 आएगा, प्लस माइनस 5 आएगा। लेकिन यहाँ से हम लोग प्लस को हमेशा लेते हैं। ठीक है, प्लस 5, तो कड़ कितना आ गया बहादुर, AC जो कड़ था ना, देखिए AC क्या था, AC कड़ था 5 आ गया, तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, यहाँ पे इस कड़ का मान 5। अब जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या पूछा था आपसे पूछा था ना कि सेक A का मान क्या होगा, तो सेक A देखिए सेक का होता है, देखिए एक काश पर, देखिए काश जो होता है ना आधार बटा कड़ होता है, और इसी काश का उल्टा होता है सेक। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, कड़ बटे के आधार। हम यहाँ लिख सकते हैं सेक A बराबर क्या लिखें, कड़ बटे के आधार, यानी कि कड़ बटे में आधार। अब देखिए इसमें कड़ का दिया आपका, कड़ दिया आपका है 5, तो 5 रख लीजिए। आधार कितना दिया है, तो 4 दिया है, यहाँ पर रख लीजिए 4, यानी कि 5 बटा के 4 आएगा आपका सेक A की वैल्यू। इसी तरह से आपसे अगर साइन का पूछे ना निकाल सकते हैं, टेन का पूछेगा निकाल सकते हैं आपका। ठीक है, आपका कॉस का पूछे निकाल सकते हैं, किसी का भी पूछे आप निकाल सकते हैं, अगर ऐसे निकाल लेंगे तीनों का अनुपात तो। ठीक है, तो सेक कितना आ गया, 5 बटा के 4। देखिए कौन सा है आपका, देखिए B यानी 5 बटा के 4, B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम देखते हैं 18वें प्रश्न को। प्रश्न आपका कह रहा है त्रिज्या R के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यानी कि प्रश्न अगर 18वां की हम बात करें तो क्या कह रहा है आपका, ये प्रश्न कहना है एक देखिए अर्धवृत्त दिया आपका, क्या दिया बहादुर, अर्धवृत्त दिया। देखो अर्धवृत्त हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये क्या आपका है, अर्धवृत्त है आपका। ठीक है, अर्धवृत्त हो गया। कह रहा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इस अर्धवृत्त का जो त्रिज्या दिया है ना बाबू, वो कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी R होगा, तो ये भी कितना होगा, R होगा आपका। ठीक है सर। आगे देखिए, तो कह रहा है कि अर्धवृत्त इसके अंतर्गत बोला है, अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस अर्धवृत्त के अंदर ना खींचे जा सकने वाले सबसे बड़ा त्रिभुज, यानी कि आपको इसके अंदर ना सबसे बड़ा त्रिभुज बनाना है, और उसी का क्या करना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए तो आपको देखिए बच्चों, यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर A मान लीजिए, यहाँ पर B मान लीजिए। अगर हम पूरा AB की अगर बात करें ना, तो ये पूरा क्या होता है, ये अर्धवृत्त का ये पूरा व्यास है। ठीक है, क्या है, व्यास है। तो व्यास से दोनों यानी दोनों व्यास के कोनों से अगर हमें क्या करते हैं, एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं ऐसे करके। ठीक है, दोनों से यहाँ पर दोनों से व्यास से ले आते हैं, ऐसे करके मिलाते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनता है ना, वो कितना का बनता है, वो हमेशा 90 अंश कोण बनता है। कितना का बनता है, 90 अंश कोण बनता है आपका। ठीक है, और चलिए तो ये A हो गया और ये B हो गया। ये ऊपर वाला क्या मान लिया, इस कोने को जहाँ मिल रहा है उसे मान लीजिए आप C।
अब देखिए इस सी पॉइंट को क्या करेंगे, इस पॉइंट ओ से मिला दीजिए, यहाँ ओ मान लीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है, मिल गया आपका। अब देखिए इसके बड़ा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी और सी, एक क्या एक त्रिभुज बन रहा है, सबसे बड़ा त्रिभुज। इसी का क्या निकालना आपको है, क्षेत्रफल। तो आप देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है बहादुर, तो इस समकोण त्रिभुज का क्या निकालेंगे आप लोग, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए तो हम बात करेंगे यहाँ पर, तो लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल टू, हम जानते हैं ना कि इस त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1/2 गुना आधार गुना कितना आपका ऊंचाई, ठीक है। चलिए 1/2 का तो 1/2 रहेगा, आधार देखिए आधार कितना है, पूरा इसका आधार यही ना, पूरा एकदम से ए बी आधार है, तो आधार कितना लेंगे, तो देखिए यहाँ से लेके 1r, फिर यहाँ से लेके 1r, तो 1r और 1r कितना हो जाएगा आपका, 2r हो जाएगा आपका, गुना ऊंचाई कितना है, तो देखिए ये केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी ये भी तो है परिधि आपकी, तो ये भी त्रिज्या ही होगी, तो ये भी r होगा, तो ऊंचाई भी कितनी इसकी हो जाएगी, r हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 2 से 2 एक कट गया, कितना आपका आया, तो r बचा, तो r क्या हो जाएगा, r²। हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि r² आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ना 19वां वाला आपका, कह रहा है आपका 19वां प्रश्न कि हर के 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक शांत होगा, ठीक है। पूछा ने कितने स्थानों तक शांत होगा आपका, 1 स्थान तक कि 2 स्थान तक कि 3 स्थान तक कि 4 स्थान तक, आपसे पूछा कितने स्थान तक शांत होगा। तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं बच्चों, देखिए अब कोई संख्या हम समझा रहे हैं आपका, डेलिए 3.6, देखिए ये जो संख्या शांत हो गई ना, कितने स्थान तक शांत है, तो 1 का स्थान तक शांत हो गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर 3.62, तो कितने स्थान तक शांत हो गई है, तो 1 और 2 स्थान तक, जाते जाते शांत हो गई है, रुक गई है, ये शांत है आपका, तो ये 2 स्थान तक शांत है, ये 1 स्थान तक शांत है। अगर हम बात करें यहाँ पर 2.567, देखिए दशमलव के बाद ना ये 3 अंक आए हैं और जाकर शांत हो गए, तो कितने दशमलव के बाद कितने अंक के बाद शांत हो गए हैं, 3 अंक के बाद शांत हो गया है। इसी तरह से हम लोग को चेक करना है कि ये कितने स्थान के बाद आपके कितने स्थानों तक आपके शांत हो जाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए तो शांत कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर दिया 1250, तो हम लोग क्या करेंगे, 1250 का सबसे पहले देखिए ये दिया, ऊपर कितना दिया बहादुर, ऊपर दिया आपका है 1400 कितना आपका 58, ठीक है, गुड। आगे देखिए तो इसे हम आगे सोल्व करते हैं बहादुर। यहाँ पर देखिए 1458 को तो जेम का तेम रहने देंगे हम लोग बट्टे में, इसको 1250 को का ले सकते हैं, देखिए थोड़ा गुणनखंड कर लीजिए आप, तो 1250 को अगर हम काटेंगे अगर 2 से तो कितना आएगा, 2 छक्के 12, यहाँ बचेगा कितना आपका, बचेगा आपका 5, ठीक है, 2 दूना के 4, इसमें बचेगा 1, तो 2 5 10। अभी किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काट लीजिए, 5 से कम 5, यहीं बचेगा 1, बचेगा 12, तो 5 दूना के 10, ठीक है, इसमें बचेगा 2 25, तो 50 25, फिर 5 से काट लीजिए, तो ये 5 दूना के 10 50 25, फिर 5 से काटिए कितना होगा 50 25, ठीक है, फिर 5 से काट लीजिए, 5 से कम 5, कितना आपका आया, देखिए यहाँ पूरा वैल्यू, तो 5 गुने 5 गुने 5 यानी कि 2 देखिए 2 कितना बार आया, 2 आपका 1 बार आया, 5 1 2 3 4, 5 कितना बार आया आपका, तो 5 आपका आ गया आपका 4 बार। आप देखिए कैसे इसको शांत करते हैं, बहुत ही बेस्ट तरीका आपका है। एग्जाम में तो आपका कन्फर्म जितने भी बहादुर लिए हैं प्रश्न ना, एकदम कसम खा के कह रहे हैं आपको ना, पूरे प्रश्न अगर आप देख लिए होंगे ना, तो आप गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 20 अंक नहीं लेकर आएंगे ना, तो कहिएगा हमको, ठीक है, तब कहिएगा कि नहीं सर जी आप गलत पढ़ाए थे। हम गारंटी के साथ करें, जितने प्रश्न लिए ना एक बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको लगवा रहे हैं, और इस प्रश्न को आप पूरे अंत तक देख लिए हैं तो गारंटी के साथ आप 20 में 20 अंक लेकर आ ही जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा समझ लेंगे आपका, इस सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर 2 के पावर 1 है और 5 के पावर यहाँ पर 4 है। हम क्या करते हैं बहादुरों, किसके ना जो नीचे का देखिए ये जो वैल्यू है ना, इसके क्या करते हैं 10 बनाते हैं, जो आधार है 10 कैसे बनेगा, देखिए यहाँ 5 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो हम देखिए जब भी हम जानते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से कि घात अगर सेम होता है ना, तो नीचे का ना क्या होती है आधार आपस में गुणा हो जाता है, तो घात सेम कैसे होगा, देखिए आसान तरीका है। देखिए हम क्या करेंगे, 2 में पावर 1 है ना, अगर 1 में क्या जोड़ देंगे 1 में 3 ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए गुना किसमें गुना करेंगे, गुना हम लोग कर देते हैं 3 से, इसमें कितना गुना करेंगे 3 से गुना कर दीजिए, और जो नीचे गुना किए हैं 3 से ना, ऊपर भी आपको 2 के पावर 3 से गुना करने पड़ेगा, एकदम सेम वैल्यू से गुना करना होता है, ठीक है। चलिए
ये हो जाएगा 1458 गुना 2 को लिखेंगे 3 बार कितना होगा, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 आपका बटे में। अब देखिए 2 के पावर 1 और 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 के पावर हो जाएगा 4 और है 5 के पावर 4 तो था ही पहले से ही आपका। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 से गुणा कर लीजिए तो 8 कितना आपका 8 64 को 4 हासिल कितना बचा आपका 6। अब देखिए 8 5 40 40 और कितना हो जाएगा 6 तो ये हो जाएगा आपका 46 हासिल कितना बचा आपका 4 बचा। ठीक है, चलिए 8 चौक को 32 32 और 4 कितना हो जाएगा, तो 32 और 4 हो जाएगा आपका 36 हासिल कितना बचा आपका 3 बचा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए 8 एकम 8 3 11 इतना आया आपका। चलिए बटे में आ जाइए। अब देखिए 2 5 10, अब गुना कर सकते हैं। गुना क्यों किए हैं, क्योंकि जब किसी भी वैल्यू का घात समान होती है तो नीचे का घात का आपस में गुणा हो जाता है, अरे आधार का गुणा हो जाता है, सॉरी। जब भी घात आपस में बराबर होते हैं ना तो आधार आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाता है। चलिए 2 5 10 हो गया और अब आधार आपका तो सेम में रहता है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर 11,664 बटे में कितना 10 की पावर 4 है ना, तो 10 को कितना बार लिख सकते हैं, 10 की पावर लिख सकते हैं यहाँ पर कितना 4 जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ा लेते हैं जल्दी से। चलिए लिख सकते हैं हम लोग 4 बार 10 को, कितना 10 गुने 10 गुने 10 यानी कि 10 गुने 10 यानी 4 बार लिखेंगे तो 1 2 0 3 0 4 0 इतना हो गया। अब देखिए जब भी किसी जीरो वाली संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, तो जो दशमलव क्या होता है हमेशा बाएं तरफ लगता है आपका जाकर। चलिए बाएं तरफ लगा लेते हैं। कितना 11,664 दिया है ना, तो 10 को कितना स्थान दशमलव भाग देंगे तो 0 से भाग देंगे तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा बाबू आपका दशमलव। और यही कितने स्थान पर दशमलव लगा है, तो 1 2 3 4 के बाद आपका लगा है दशमलव और यही 4 स्थान तक दशमलव लगा है और यही आपका आंसर होगा। देखिए प्रश्न में कितना स्थान तक, देखिए 1 स्थान तक 2 स्थान तक 3 स्थान तक नहीं, आपका 4 स्थान तक क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा बाबू। आगे देखिए 20वां प्रश्न आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है ABC। देखिए 20वां प्रश्न पर क्या है, त्रिभुज ABC दिया है। चलिए ABC त्रिभुज में देख लेते हैं। ABC में क्या दिया है, तो यहाँ पर AB बराबर कितना दिया है बाबू, तो ये दिया है कितना आपका 6 कड़ी में 3 दिया है। ठीक है, चलिए आगे दिया है AC बराबर कितना दिया है, तो A दिया आपका है 12। BC कितना दिया है, तो ये दिया है आपका 6। ठीक है बाबू, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर तो हम लोग देखिए यहाँ से ना किसका कोड B का मान पूछ रहा है कि कोड B का मान कितना होगा। ओके, यानी यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, उसमें से B का मान पूछा आपसे। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक बच्चा है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें से ना यहाँ पर B है कि यहाँ पर B है कि यहाँ पर B है, हमको कन्फर्म नहीं है, हमको B का मान निकालना है कि कहाँ पर एक्चुअली में B आएगा। अगर B यहाँ पर अगर B का मान न्यून कोण आ रहा है तो B यहाँ पर चाहे यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं। अगर B का मान समकोण आ गया तो B को यहाँ पर रखेंगे। ऑप्शन दिया ना 120 डिग्री, B बराबर 60 डिग्री, C बराबर 90 डिग्री, D बराबर 45 डिग्री, तो इनमें से कौन सा आपका B का मान आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो AB का वर्ग करेंगे कितना होगा, AB का वर्ग, ठीक है, और 6 का वर्ग करेंगे कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 36 गुना कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, सिर्फ 3। यानी कि इस पूरी वैल्यू का अगर वर्ग करेंगे ना तो क्या मिलेगा बहादुरों आपको, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और कड़ी में किसी वैल्यू का वर्ग करते हैं तो कड़ी हटती है, बस यहाँ मिलेगा आपको 3। अगर इसका गुना करेंगे तो 3 6 18, 3 के 9 10 108 आएगा। अब चलिए इस AC का वर्ग करते हैं तो AC का वर्ग करेंगे कितना होगा, AC का वर्ग इसका 12 का वर्ग कर देंगे तो 144। उसी प्रकार BC का वर्ग करेंगे जल्दी से, BC का वर्ग 6 का वर्ग करेंगे तो 36। अब देखिए इसमें खास बात का है बाबू आपका, देखिए ये देखिए 144 यहाँ पर दिया है ना, ठीक है। अब देखिए 108 और 36 दोनों को जोड़ रहे हैं ना, अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं 108 और 36 को जोड़ रहे हैं ना तो 144 के बराबर आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस AC के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाबू, देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर किसके हो रहा है, इन दोनों के वर्गों का जोड़ के, यानी कि इन दोनों के जोड़ के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। लिख सकते हैं यहाँ पर AB का वर्ग प्लस किसका, BC का वर्ग। तो AB का वर्ग और BC का वर्ग दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, AC के बराबर आ रहा है आपका। ठीक है बाबू। अब देखिए ये कब लगता है आपका है, बताइए कब आता है आपका, तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय बन गया है ना बाबू, ये पाइथागोरस प्रमेय बन गया आपका। तो ये पाइथागोरस प्रमेय कब होता है पता है, जब कोण B कितना होता है आपका 90 अंश होता है,
तभी ये बनता है आपका है। यानी यहाँ पर कोण बी क्या है, वो आपका 90 अंश है। बी 90 अंश कैसे है, तो देखिए इसका कंसेप्ट समझिए। ये AC के बराबर बच्चों पूरा आपका यहाँ पर आया है, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपका आया है। यानी कि AC यहाँ पर क्या है, कड़ है आपका, क्योंकि कड़ के बराबर तो आता है आपका दोनों। यानी कि हम कह सकते हैं ना बाबू कि यहाँ पर AC क्या है, कड़ है आपका, तो B तो यहीं पर आपका आएगा ना, ठीक है। यानी कि कड़ के सामने भुजा हमेशा समकोण होती है, तो B का मान कितना आया, 90 अंश। तो हम कहाँ लिख देंगे यहाँ पर, देखो B की यहाँ पर कितना आपका B का मान 90 अंश, तो C इज द करेक्ट आंसर 90 अंश। तो देखिए बाबू, इस वीडियो को अंत तक आप देख लिए हैं ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में अगर आप 70 में से अगर आप 20 अंक नहीं लेकर आए ना तो कहिएगा। और देखिए बोर्ड एग्जाम में 21 फरवरी को ना इस प्रश्न को बिल्कुल हम देख के जाइएगा, बिल्कुल मत मिस करिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।